Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about World Consumer Day and this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। तो देखिए आज का दिन 15 मार्च पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का 2022 का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। मुझे लगता नहीं है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और फिर भी पीटी पर्सपेक्टिव से एक बार पीटी से पहले आप इसको रिवाइज कर लेना। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इस तारीख को क्यों मनाई जाती है वो भी ज़रा देख लीजिए। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, बट दिया था इस आर्टिकल में तो मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। इसी दिन यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूएस कांग्रेस को, जो वहाँ की पार्लियामेंट आप कह लीजिए, उनको लोग यूएस कांग्रेस कहते हैं, उसको एड्रेस करते हुए कंज्यूमर राइट्स पे एक इम्पॉर्टेंट स्पीच दिया था एंड दिस इज़ हाउ ही बिकेम फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड हु स्पेसिफिकली डेल्ट विद द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। और इस तारीख को यानी कि 15 मार्च 1962 को उन्होंने ये स्पीच दिया था एंड दिस इज़ हाउ दिस डे बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर राइट्स और बाद में इसको वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाना शुरू कर दिया गया। देखिए कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर्स बार बार चीटेड होंगे, उनको सही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा फॉर द प्राइस दैट दे आर पेइंग, तो फिर लोगों का धीरे धीरे मार्केट से भरोसा टूटने लगेगा और इस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो हैम्पर हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो कंज्यूमर के राइट्स को पे अगर कभी भी सवाल आ जाए तो उसको आप इकोनॉमी से, खासकर मैक्रो इकोनॉमी से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ करके उसको दिखाइए। जब तक लोगों का भरोसा नहीं होगा मार्केट में कि मार्केट में जो वो प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए उनको सही प्रोडक्ट मिलने वाला है, तब तक पीपल आर नॉट गोइंग टू बाई मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। Until then, the market cannot produce required number of employment opportunities. चलिए ये सारी बातें हो गई। अगेन आई टोल्ड यू, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये डेट्स मेरे हिसाब से याद मत रखो, नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ याद रखना है तो याद रखना चाहिए आपको नेशनल कंज्यूमर डे। हमारे देश के अंदर ये जो मैं बात कर रहा था 15 मार्च, ये तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, लेकिन हमारे देश के अंदर नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है और वो होता है 24 दिसंबर को। एवरी ईयर ऑन 24 दिसंबर वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर डे और इस देश की इस तारीख की खासियत ये है 24 दिसंबर की कि इसी दिन हमारे देश के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था, जिसकी मदद से कई सारे राइट्स एंड प्रोटेक्शंस कंज्यूमर को अवेल कराए गए थे विथ हेल्प ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इस दिन आया था, इसलिए इस दिन 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हुआ क्या, बाद में 2019 में हमने ये जो पुराना कानून था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसको अमेंड करके नया कानून लाया विच इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो देयर आर सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब कानून है, और सबसे रिसेंट जो कानून है वो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 विच रिप्लेस्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये जो नया कानून लाया गया है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन किया गया है हु विल बी कंसिडर्ड कंज्यूमर्स। पहले कंज्यूमर्स को आप डिफाइन करेंगे तभी तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स अ सर्विस, उसको कंज्यूमर कहा जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन्स ए गुड फॉर रीसेल और फॉर कॉमर्शियल पर्पस। मतलब मान लीजिए कि आप कोई डीलर हैं, ऑटोमोबाइल डीलर हैं, आपने टाटा कंपनी से कार्स खरीदे और फिर कार्स को आप लेकर के कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो इस केस में आप जो डीलर हैं वो डीलर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सो एनीवन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन एनी ट्रांजेक्शन मेड थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, उन दोनों ही केसेस में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो यू आर अ कंज्यूमर एंड यू विल हैव राइट्स गारंटेड अंडर दिस एक्ट। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन सामान खरीदा है फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी, तो भी अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आपके राइट्स वायलेट हुए हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019।
क्या क्या अधिकार हैं कंज्यूमर्स को अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, वो भी ज़रा देख लेते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई सामान आप पैसा खरीद के ले आए, खाने पीने की चीज़ें जो टॉक्सिक निकल जाती है, तो दैट विल बी अगेंस्ट आवर राइट्स। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब कुछ। तो आप देखते हैं हर प्रोडक्ट पे वो लोग MRP जरूर लिख करके देंगे। अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो उस पर उनका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज है सब लिख करके उनको देना होता है। दैट इज़ एज पर आवर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड गारंटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको मोनोपोलाइजेशन नहीं कर सकते, कार्टेलाइजेशन नहीं कर सकते हमसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। Whatever goods we are getting, that should be at a competitive price. And right to seek redressal against unfair or restrictive trade practices. तो अगर कोई मोनोपोलाइजेशन करने की कोशिश करता है उस केस में we can move to a appropriate authority against that monopolization और cartelization. तो ये सारे हमारे अधिकार हैं। अब इन अधिकारों को हम कैसे इंश्योर कराएं, उनके लिए क्या क्या अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं वो भी ज़रा देखते हैं। देयर हैज़ बीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी दैट विल बी इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मेन काम होगा टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। इस CCPA की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी दैट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल एंड विच में कंडक्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशंस। तो मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा जिससे आपके हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, आप CCPA में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में केस करेंगे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन विंग पहले इन्वेस्टिगेट करेगी कि सच में आपको नुकसान हुआ है या नहीं, उसके बाद वो फैसले सुनाएगी। पेनल्टीज़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो इस नए कानून के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से देयर इज़ पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और 10 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। बहुत बार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लोग दे देते हैं, फॉल्स या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, तो उस केस में 10 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। उसके अलावा देयर आर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। छोटे लेवल पे मतलब कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं, फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, उससे भी बड़ा होगा तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और नेशनल कंज्यूमर फोरम के खिलाफ केस जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, अगर 1 करोड़ से कम का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला है कुछ तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, और 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर फोरम्स हैव बीन डिफाइंड। तो ये है डिफरेंस, यहाँ पे मैंने एक ब्रीफली दिखा दिया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 लाया गया है, इसको रिप्लेस करके उसमें मेन क्या अंतर है। मोटा मोटा अगर अंतर देखा जाए तो इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक प्रॉपर रेगुलेटर की बात की गई है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था 1986 में। उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स पहले भी था, अभी भी है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। जो ज्यूरिडिक्शंस थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है, पहले 20 लाख था, तो ये सब कुछ बेसिक अंतर हैं। उसके अलावा अभी तक मैं आपको बता रहा था कि व्हाट आर द स्टैच्यूटरी प्रोविजन, यानी कि क्या कानूनी प्रावधान है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड फॉर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन। तो 3 मुख्यतः ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर आर 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस और यू मे से वॉच डॉग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एज अ कंज्यूमर। पहला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया है एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। दैट मीन्स इस कानून से बनाया गया है, सो इट इज़ ए स्टैच्यूटरी बॉडी एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाम से जैसा आप देख रहे हैं, इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, में इट बी डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट, ऑयल, इमल्सन्स, या फिर आप स्वीट्स कह सकते हैं। तो आजकल आप मिठाई की दुकानों पे आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि हर मिठाई की दुकान पे लिखा रहता है कि ये मिठाई
5 दिन तक फ्रेश रह सकती है, ये मिठाई 3 दिन तक रहेगी। हर मिठाई के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स लिखे रहते हैं, आजकल आप देखेंगे ये कंपलसरी किया है इस तरह का इन्फॉर्मेशन देना इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये फूड रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि कंज्यूमर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। उसके अलावा दूसरा है कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एग मार्क। तो एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ये मार्किंग देता है। तो जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मान लीजिए कि वीट का बोरी है कोई या राइस की कोई बोरी है, उस पर अगर एग मार्क का निशान लगा है, मतलब इसका आप समझ जाइए कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इट फुलफिल्स सर्टेन स्टैंडर्ड्स सेट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सरल शब्दों में समझिए तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो स्टैंडर्ड सेट किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, अगर वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है तो उस पर एग मार्क का निशान होगा। वैसे ही अगर बात की जाए कई सारे गुड्स की, जैसे कि आप ज्वेलरी की बात कर लें या और भी अलग अलग सामान, अगर वो बेसिक स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो उस पर BIS का निशान जरूर होता है। BIS इट इज़ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड इट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड अंडर BIS एक्ट ऑफ 2016। वैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि रॉड हो या इस तरह की कुछ चीज़ें हों, तो पाइप्स हों, तो उस पर ISI का निशान होता है, दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। तो दो चीज़ें हमने देखी कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए देयर इज़ अ लॉ, उसके अलावा देर आर सेवरल एजेंसीज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, FSSAI, BIS, एगमार्क एंड ISI। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेनेवा कन्वेंशंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। क्या है जेनेवा कन्वेंशन वो देखते हैं। दीज कन्वेंशंस तो आई होप आप समझते ही हैं, इंटरनेशनल लॉ या अग्रीमेंट्स को हम लोग कन्वेंशंस कहते हैं। तो जेनेवा कन्वेंशंस वेयर स्टार्टेड इन 1949 और जेनेवा कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वॉर के टाइम में बारबेरिटी को कम किया जाए, इसके लिए रूल्स बनाए। बारबेरिटी मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी ना हो। भाई चलिए ठीक है, सामने वाला ठीक है, पाकिस्तान एक ख़राब देश है और हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है और अगर हम पाकिस्तान की कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लेते हैं, जैसे हमने 1971 में 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके खिलाफ हम इनह्यूमन एक्टिविटीज़ करेंगे, उनको एक्सट्रीम पेन देंगे, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है ना। सो इस तरह के केसेस तो, और हमने किया भी नहीं। 1971 में हमने जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स पकड़े थे, 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे, वो शिमला समझौते के बाद उनको वापस भी कर दिया। तो मुद्दा ये है कि लड़ाई के केस में कोई भी देश या किसी भी देश के सैनिक अपोजिशन या एनिमी देश के सैनिकों के साथ वो बारबेरिटी ना करें, मतलब वो एक इनह्यूमन एक्टिविटीज़ ना करें, इसको प्रोटेक्ट, इसके लिए नियम बनाया गया अंडर जेनेवा कन्वेंशंस। अब जेनेवा कन्वेंशंस तो मोटा मोटा एग्रीमेंट है, इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो एक मोटा कन्वेंशन होता है, बिगर कन्वेंशन होता है, उसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं विच डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशन। तो अगर जेनेवा कन्वेंशन की मोटी मोटी बात की जाए कि जेनेवा कन्वेंशन किन दो मामलों पे फोकस करता है, तो जेनेवा कन्वेंशन में वो लोग जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर, फॉर एग्जाम्पल सिविलियंस, मेडिकल पीपल और एड वर्कर्स, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलता है अंडर जेनेवा कन्वेंशन। उसके अलावा सोल्जर्स हु कैन नो लॉन्गर फाइट, मतलब सोल्जर जिसने प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिया आपने, या घायल सोल्जर है, सिक सोल्जर है, तो ऐसे सोल्जर्स को भी जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलता है। अगर बात की जाए एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और बेहतर समझ आए, आपको याद होगा 2019 में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब पकड़े, एक बार ही वाज कैप्चर्ड इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स। तो उसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में उनको वापस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि पाकिस्तान इज़ बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। और नाउ सिंस अभिनंदन, wing commander Abhinandan is not at war, that means he comes under this category, soldier who can no longer fight, and that is how he should be protected under Geneva Convention। और यही कारण है कि पाकिस्तान को अभिनंदन वर्तमान साहब को रिटर्न करना पड़ा। ही वॉज रिपैट्रिएटेड बैक टू इंडिया।
जिनेवा कन्वेंशंस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं वो भी ज़रा समझिए। इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए एक इंटरनेशनल एनजीओ को काम दिया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आप सीधा सीधा सरल शब्दों में याद रख सकते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसको काम दिया गया है, जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के फील्ड में काम करता है। इसको काम दिया गया है कि आप जिनेवा कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करें। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस, ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1863। इट ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड, और जैसा कि मैंने आपको काम बताया, इसका मेन काम है टू प्रमोट द लॉज दैट प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ द वॉर। ये एक तरह का न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी का साथ नहीं देता। इसका मुख्य काम होता है कि वॉर में फंसे हुए लोगों के ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराया जाए। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जिनेवा कन्वेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो देखिए, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, वेयर रशियन फोर्सेज हैव इन्वेडेड यूक्रेन, और यूक्रेन ने अब एलिगेशंस लगाया है रशिया के ऊपर कि रशियन फोर्सेज आर वायलेटिंग जिनेवा कन्वेंशंस। इस कारण से जिनेवा कन्वेंशन न्यूज़ में है। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो एपीएससी मेंस कंक्लूड हुआ है 21 फरवरी से, उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जीएस पेपर 2 में सवाल पूछा था उन्होंने वियना कन्वेंशन पे। तो वियना कन्वेंशन वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ कुलभूषण जाधव जी। तो वियना कन्वेंशन पे सवाल आया, हो सकता है आने वाले एग्जाम में जिनेवा कन्वेंशन पे सवाल आ जाए मेंस में, इसलिए मैंने जिनेवा कन्वेंशन पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिया है, और इस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट्स भी दे दिया, आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is about shortage of semiconductors, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology perspective। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले समझते हैं कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। तो कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ ईज एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट कैन पास थ्रू अ मटीरियल। तो अगर किसी भी मटेरियल से चार्ज आराम से, इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से पास हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। अगर हीट पास हो जाए तो हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में देखिए, अगर ये जो सॉल्यूशन अगर एथेनॉल का हो जाए तो एथेनॉल कैसा होता है, कंडक्टिव नहीं होता है, चार्ज पास नहीं कराता है। सो इस कारण से बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि चार्ज पास ही नहीं हो रहा। सो एथेनॉल इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर। जबकि यहीं अगर KCl पोटेशियम क्लोराइड रख दिया जाए तो इट एक्ट्स एज ए कंडक्टर मटेरियल एंड ये बल्ब जल सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। इस केस में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की। वंस यू हैव अंडरस्टूड कंडक्टिविटी, लेट अस अंडरस्टैंड सेमी कंडक्टर्स। देखिए, जनरली तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो आराम से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दें, जनरली वो मेटल्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स जो अपने तरफ से अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें, उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स, मोस्टली सिरेमिक्स। तो यही दो मेन तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। लेकिन एक्चुअली एक तीसरा तरह का भी मटेरियल होता है जो इन दोनों के बीच के क्वालिटीज़ को रखता है, उनको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। सो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देता है और पूरी तरह से उसको इंसुलेट भी नहीं करता है। तो सेमी कंडक्टर्स सिलिकॉन या जर्मेनियम से बन सकता है। दीज आर प्योर एलिमेंट्स विच एक्ट्स एज सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जबकि कुछ कुछ सेमी कंडक्टर जो हैं 2 या 3 एलिमेंट को मिला करके बनते हैं, मतलब सम सेमी कंडक्टर्स आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। अभी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के फीचर्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अभी सेमी कंडक्टर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी ज़रा देखिए। देखिए, सेमी कंडक्टर इज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स या ऑटोमोबाइल्स, इन सब में सेमी कंडक्टर का बहुत इस्तेमाल होता है। सेमी कंडक्टर्स आर नॉट यूज इन द फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर इटसेल्फ। सेमी कंडक्टर के मदद से हम लोग इंटीग्रेटेड चिप बनाते हैं, कुछ इस तरीके का चिप बनता है। इसमें ये चिप के अंदर सेमी कंडक्टर मटेरियल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ये इंटीग्रेटेड चिप जो होता है ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, इन सब को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेमी कंडक्टर्स की बात की जाए कि कौन कौन दुनिया के देश सेमी कंडक्टर्स बनाते हैं ज़्यादातर, तो आप देखिएगा कि US इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमी कंडक्टर्स। पूरे दुनिया भर में जितने भी सेमी कंडक्टर्स बन रहे हैं उसका 47% US से आ रहा है। साउथ कोरिया दूसरे नंबर पे लगभग 20% के आसपास। फिर यूरोपियन यूनियन आप कह सकते हैं। अगर बात की जाए ताइवान की, तो ताइवान भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है सेमी कंडक्टर का।
चाइना की बात की जाए तो देखिए, चाइना 2005 तक कुछ खास सेमीकंडक्टर नहीं बनाता था, लेकिन रिसेंट टाइम में चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर अभी तक कोई खास सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन नहीं होता। तो दिस इज़ वन वीक एरिया और यू में से सॉफ्ट बेली फॉर इंडिया, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की, उसमें सेमीकंडक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट रहेंगे, सो दिस इज़ हाउ वी आर इंक्रीजिंग और ऑगमेंटिंग आवर वल्नरेबिलिटी। तो इसी कारण से अलग अलग देश अपने अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज या इंक्रीज़ करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला हमने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है अपने जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम 5% सेमीकंडक्टर हम खुद बनाएंगे। उसके अलावा सेमीकंडक्टर को हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कवर किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कई दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देने का फैसला लिया है कि जितना वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उस हिसाब से हम लोग 4 से 6% तक सब्सिडी देंगे। उसके अलावा तीसरा इनिशिएटिव लिया भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और वो है चिप टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम। इस चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम में हमारे देश के अंदर लगभग 85,000 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाएगा और उनसे फिर उनका इस्तेमाल किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में। और भारत सरकार इसका ओवरऑल चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम में ये जो 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स डेवलप होंगे उनको स्टार्टअप डेवलप करने में हेल्प कराएगी, और उनके स्टार्टअप्स का लगभग 50% कॉस्ट भारत सरकार खुद बियर करेगी। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। लेकिन अभी तक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्लोबल स्केल पे देखा जाए तो लगभग नेग्लिजिबल है। अब करंट मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या है करंट मुद्दा सेमीकंडक्टर को लेकर के? तो देखिए, हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया भर में शॉर्टेज हो गई है, और शॉर्टेज का कारण क्या है वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, कभी आसपास में दोस्तों से भी सुना होगा, तो आजकल कार्स की डिलीवरी में काफ़ी लेट हो रहा है। 5-5 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल कार्स की डिलीवरी में डिले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रोल प्ले कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं बन करके, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स के डिले में या सप्लाई शॉक के पीछे क्या कारण है, या शॉर्टेज के पीछे क्या कारण है? पहला कारण है कोविड, एंड कोविड इन्फोर्स्ड वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट। तो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उन सब में चाहिए होता है चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो सेमीकंडक्टर से बनता है। तो इस कारण से सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ गई है। उसके अलावा बैड फोरकास्ट बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। जब कोविड-19 का इम्पैक्ट शुरू हुआ था लगभग 2 साल पहले, मार्च 2020 में, उस टाइम में जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बंद कर दिया था लगभग अपना प्रोडक्शन, राइट। और सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई भी इस कारण से बंद हो गया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि अब लगभग 1 से 1.5 साल तक लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे ही नहीं, देयर विल बी नो डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, द डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स पिक्ड अप ड्रास्टिकली, एंड कार सेल ऑल्सो पिक्ड अप ड्रास्टिकली, जिसको वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। और फिर एकाएक से लार्ज डिमांड बढ़ा ऑफ सेमीकंडक्टर, जो वो मीट नहीं कर पा रहे थे। नाउ देयर इज शॉर्टेज। तो जब ऑटोमोबाइल बनाना बंद कर दिया तो सेमीकंडक्टर वालों ने सेमीकंडक्टर बनाना बंद कर दिया। लेकिन एकाएक से ऑटोमोबाइल की जब डिमांड बढ़ी तो इस हिसाब से सेमीकंडक्टर है नहीं। स्टॉक पाइलिंग हुआ क्या है कि चाइना की कुछ बड़ी बड़ी जो आईटी फील्ड की कंपनियां हैं या टेलीकम्युनिकेशन फील्ड की कंपनियां जैसे जेडटी या हुआई, इनके ऊपर यूएस अलग अलग तरह से ट्रेड सैंक्शंस लगा रहा है, एक्टिविटीज़ पे सैंक्शंस लगा रहा है। तो इन कंपनियों को एक डर है कि इनके सेमीकंडक्टर सप्लाई को भी कहीं यूएस काट ना दे, अलग तरह से बैन लगा करके, क्योंकि यूएस इज़ द मेन सप्लायर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारी जो कंपनियां हैं जेडटी और हुआई, उन्होंने लार्ज स्केल पे स्टॉक पाइल करके रख लिया सेमीकंडक्टर, जिस कारण से आज के टाइम में सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमी हो गई है। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि वैसे ही सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी थी पूरे दुनिया भर में, अब ये रसिया और यूक्रेन वॉर के बाद सेमीकंडक्टर की सप्लाई में और भी ज़्यादा कमी हो जाएगी। कारण क्या है? अब आप सवाल बोलेंगे कि सर, ना रसिया ना यूक्रेन सेमीकंडक्टर बनाता है, यहाँ तो आपने बताया
तो ना रसिया मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर का लीडिंग मैन्युफैक्चरर, ना यूक्रेन है। तो फिर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी कैसे आएगी? तो अब जरा ध्यान से समझिए। सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में, ये चिप बनाने में, और ये जो इंटीग्रेटेड चिप बनता है इसमें इस्तेमाल होता है नियोन गैस का और पैलेडियम का, पैलेडियम एलिमेंट का और नियोन गैस का। नियोन गैस में का इस्तेमाल किया जाता है लेजर मशीन्स में। लेजर मशीन जिससे ये इंटीग्रेटेड चिप बनते हैं, वो लेजर मशीन में नियोन गैस का इस्तेमाल होता है, और वो नियोन गैस 99.99% तक प्योर होना चाहिए। और इस तरीके का नियोन गैस जनरली हमें मिलता नहीं, इट्स अ वेरी रेयर थिंग कि 99.99% तक प्योर हो। और यूक्रेन की दो कंपनियां इनकास एंड क्रायोइन, दे आर मेजर सप्लायर ऑफ दिस नियोन गैस विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विथ हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अब अगर नियोन गैस नहीं मिलेगा 99.99% प्योर वाला, तो ये चिप नहीं बनेंगे, और ये चिप नहीं बनेंगे तो ओवरऑल फिर बाकी सप्लाई रुक जाएगी। उसके अलावा अगर पैलेडियम की बात की जाए तो पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है ये जो चिप हैं इनके ऊपर कोट लगाने में, कोटिंग करने में, आप समझिए पेंटिंग करने में। और पैलेडियम का 50% से भी ज़्यादा सप्लाई रसिया से आता है, और रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाने से पैलेडियम का सप्लाई कम हो जाएगा। तो ना ही नियोन ना ही पैलेडियम सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से चिप बनाने में, और इनकी सप्लाई कम होगी तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की सप्लाई कम होगी, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की सप्लाई कम होगी तो ओवरऑल द टेलीकॉम सेक्टर एंड IT सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विल फेस चैलेंजेस। ये जो करंट एग्जांपल है इसको आप कोट कर सकते हैं कि कैसे मौजूदा टाइम में दुनिया के हर एक देश एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्शियल इंटर रिलेशंस। तो ये नियोन गैस और पैलेडियम का आप एग्जाम्पल लिख करके प्रूव कर सकते हैं कि इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड नाउ वी आर लिविंग इन एज ऑफ कंप्लीट ग्लोबल सप्लाई चेन। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें से कई सारी चीज़ें कई देशों से आ रहे हैं, और किसी भी एक इकोनॉमी पे अगर हम बैन लगाते हैं तो दैट विल हैव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। इस मेंस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप ये हिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017। It simply reads कि Assam is yet to come up with state rules for mental health act of 2017. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance and GS paper 5 Assam issues perspective. सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट, ये जो कानून 2017 में लाया गया था, इसमें क्या बातें की गई हैं। तो मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017 सिंपली गिव्स राइट्स अवेलेबल टू द पीपल हु आर हैविंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। तो उनके क्या क्या अधिकार हैं, जो लोग भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं वो बताए गए हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में, और उनको किस किस तरह के हेल्थ सर्विसेज मिल सकते हैं, उनके हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड क्या अधिकार हैं वो सब बताए गए मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017 में। तो सबसे पहला अधिकार ऑफ पीपल सफरिंग विथ मेंटल हेल्थ इशूज इज राइट टू मेक एडवांस डायरेक्टिव। तो इलाज कराने से पहले ही जो लोग भी मेंटल हेल्थ इशूज से गुजर रहे हैं वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज कराने से पहले ही वो लिख करके दे सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला इलाज नहीं कराना है, ये कराना है, ये इस तरह की दवाई नहीं लेनी है। क्योंकि पहले होता क्या था, आपने सुन रखा होगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शॉक थेरेपी भी जिसको कहते हैं, फिल्मों में आप देखते हैं ना बिजली के झटके देते हैं वो लोग, ये काफ़ी इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। और कई सारे लोग जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ इशू से गुजरते हैं, वो इस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और उनको बाद में इस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है। तो अब पहले ही उनसे एडवांस में ही डायरेक्टिव ले लिया जाएगा कि भाई आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना, आप पहले ही बता दो। एक बार ट्रीटमेंट जाने के बाद जो उन्होंने मना किया जिस तरह का ट्रीटमेंट वो नहीं हो सकता। उसके अलावा साफ साफ लिखा गया है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी तो अब यूज कर ही नहीं सकते विदाउट एनेस्थीसिया, तो बेहोश करके इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा दे हैव नाउ राइट टू मेक ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अब मेंटल हेल्थ इशूज़ से अगर आप गुजर रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आप पहले ही एक रिप्रेजेंटेटिव बना के जा सकते हैं कि आगे से मेरे हेल्थ से रिलेटेड सारे डिसीजंस ये लेंगे। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के हिसाब से सुसाइड इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस। तो इससे पहले क्या था, इस कानून से पहले सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड के हिसाब से अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की, अगर आप बच गए तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगाए जाएंगे अंडर सेक्शन 309। तो सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज एन क्रिमिनल ऑफेंस अर्लियर, बट इस कानून के बाद से अटेम्प्ट टू सुसाइड को एक तरह का मेंटल हेल्थ इलनेस माना गया है और उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है।
करंट आर्टिकल यही कहता है कि सिंस स्टेट हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 को इम्प्लीमेंट करने के लिए असम सरकार को ही कानून बनाना होगा, रूल्स बनाने होंगे। कानून तो बन गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए असम सरकार को ही रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन असम सरकार ने अभी तक कोई रूल्स बनाए नहीं हैं इस मेंटल हेल्थ एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे सवाल आ जाए या राइजिंग केसेज ऑफ सुसाइड्स इन असम पे सवाल आ जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन असम पे सवाल आ जाए, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि असम सरकार को मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के लिए रूल्स बना करके इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनफैक्ट बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड फ्लेक्सी फ्यूल, इट कैन हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, correct, but it has multiple fuel tanks. This is wrong, so the correct answer is option A. And World Mathematics Day is celebrated every year on 4th March, and it is celebrated to mark birth anniversary of Albert Einstein. This is wrong, so the correct answer is option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.